नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल को देंगे 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे रैली। बिहार के गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का भी किया शुभारंभ। विपक्षी दलों पर जमकर बरसे पीएम। 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध पर कहा, भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और कुर्सी से हटाने का संकल्प होगा सिद्ध। लालटेन राज में अंधेरे में डूबा था बिहार का भविष्य, एनडीए ने लौटाया स्वाभिमान। गृहमंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। केरल में भाजपा राज्य नेतृत्व की बैठक में कहा, देश की जनता नहीं चाहती कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल से चलाए सरकार। और दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों को छोड़े वापस। कोर्ट ने सभी राज्यों को बनाया पक्षकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन और बिहार में बिजली क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने लगभग 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। गयाजी में बिजली के खंभे तक नहीं थे। गरीबों के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आजादी के बाद भ्रष्टाचार में डूबी रहीं, जबकि बीते 11 साल से एनडीए सरकार सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून है कि गिरफ्तारी के 50 घंटे होने पर उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं? मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक
हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक लोगों को घर प्रदान किए, जिसमें पीएम आवास ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, ये अभियान जारी रहेगा। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के बेगूसराय में भव्य स्वागत हुआ। सिमरिया में पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। पीएम ने सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर औंटा सिमरिया पुल परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना में गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जैसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे।
जहां वे जसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलारिवोत्तम में आयोजित प्रदेश भाजपा राज्य नेतृत्व की बैठक में शामिल हुए। अपने संबोधन में अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि देश की जनता नहीं चाहती कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाए। गृहमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। मोदी सरकार देश में आतंकवाद को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसका ताजा उदाहरण केरल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं होती तो केरल सरकार ये प्रतिबंध नहीं लगाती। केरल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए एन रामचंद्रन की पत्नी और उनकी बेटी से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब हमारे खास सीरीज में बात बदलते बिहार की। रोजगार की तलाश में गांव जवार, खेत खलियान और अपनों का साथ छूटना और पलायन कभी बिहार की नियति बन गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के निवासी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मुर्तज़ा और प्रिय रंजन पासवान भी पलायन के इसी दर्द को जीने के लिए अभिशप्त थे, लेकिन बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का और अपनों की भावनाओं का भी होता है। इस बोझ को उतारने का जिम्मा लिया है बिहार की NDA सरकार ने। राज्य में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन में बदल दिया है। आज बिहार के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वैसे कामगार बड़ी संख्या में काम करते नजर आ रहे हैं जो वर्षों से काम धंधे के सिलसिले में पलायन का दंश झेल रहे थे। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम ग्राउंड जीरो से ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कभी राज्य के बाहर काम कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर दूर दराज शहरों की ओर निकल पड़ने के दिन अब गुजर चुके हैं। अपनों से दूर जाने की मजबूरी से भरी बिहार के लोगों के दिलों की टिस अब कम हो रही है। मोतिहारी के मोहम्मद आरिफ दिल्ली में काम करते थे, जबकि उनका सपना था कि वो बिहार में ही काम करें। आरिफ का सपना सच हो गया। तो हम लोग का एक सपना था कि बिहार में हम लोग काम करें। जब बिहार में फैक्ट्री आई तो हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग आए काम करने। तो यहाँ काम करें, हम लोग को ऐसा लगता था कि कभी बिहार में फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में रह जाएंगे, दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली में जो है पूरा जिंदगी बीत जाएगा। लेकिन बिहार में जब फैक्ट्री आया तो बिहार में हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा बेहतर फीलिंग होता है कि बिहार में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बिहार लौटे मोहम्मद शमीम को भी यहाँ बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। वो बताते हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ का सुविधा मिला
कंपनी के तौर से काम धाम के बोल स्वभाव बाथरूम उतरूम ऐसे बहुत चीज़ का सुविधा मिला। काम धाम अच्छा चलता है यहाँ पे। काम के सिलसिले में तमिलनाडु से बिहार लौटे मोहम्मद मुर्तजा अली की कमाई पहले से बढ़ी है। इस बात की सबसे खुशी है कि हम बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार में यानी अपनी जगह पे 4 घंटे यहाँ से घर पहुँच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे काम करने पे जो हम तमिलनाडु में कमा सकते थे उससे ज़्यादा हम बिहार में कमा रहे हैं। अभी हम फतुहा जिला पटना में फतुहा में हाई स्पीड कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 2012 से लेकर के 21 तक के 10 साल हमने मैंने काम किया मुंबई में। अभी हाई स्पीड में मैं 3 साल होने जा रहा है। 3 साल से हैं सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। पहले 1 साल हमने सिलाई का काम किया, फिर 2 साल से अभी सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में ग्राउंड जीरो से हम आप तक उन लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं जो काम के सिलसिले में पहले बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन फिर जब बिहार में रोजगार की बहार आई तो वो लौटकर वापस अपने शहर अपने राज्य आ गए और अब अपने श्रम के जरिए विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थक है। उन्होंने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की भागीदारी ने सेना को नई मजबूती दी है। महिलाएं समाज में लोगों के साथ जल्दी सामंजस्य बनाने और समाज में टकराव के कारण बनी गहराई को पाटने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। Women officers bring invaluable perspectives and approaches to peace operations. They are often able to foster deeper trust with local communities, particularly with women and children, whose voices are vital in rebuilding societies torn by conflict. Their presence has been shown to help prevent sexual violence, improve access to humanitarian assistance, and increase gender equality on the ground. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने इन बातों को रखा। संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए से जहां सीपी राधाकृष्णन चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी चुनावी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त है, जबकि 9 सितंबर को मतदान और मतगणना दोनों होनी है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन का स्वागत कर उन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सप्ताह अल्जीरिया का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा होगी। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान सेना प्रमुख दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत संबंध और प्रशिक्षण के विस्तार पर चर्चा करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक क्षमताओं के विकास पर भी जोर देंगे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए नया अंतरिम फैसला सुनाया। नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस उसी जगह छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। उसमें शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाकर कहा कि अब यह आदेश पूरे देश में लागू होगा।
गौरतलब है कि जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उस आदेश में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी, पर खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। उनको खिलाने के लिए निगम चिन्हित करेगा जगह। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले को 100% लागू करने पर काम किया जाएगा। आक्रामक कुत्तों का इलाज होगा जिससे जनता को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो NGOs थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं। बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए 65 लाख वोटरों की बूथवार लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई है। लिस्ट में बाकायदा उन कारणों का भी उल्लेख किया गया है जिनके चलते लोगों को नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। पब्लिक नोटिस में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ भी अपना दावा कर सकते हैं। आयोग की ओर से राजनीतिक पार्टी के BLA को भी ये लिस्ट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि 1,68,000 BLA ने अब तक केवल 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि उनके BLA को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सभी 12 राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को आधार कार्ड या मान्य 11 दस्तावेज में से किसी एक के साथ फॉर्म 6 भरने में सहायता करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करें। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। बिल पास होने के बाद से उन परिवारों में राहत महसूस की जा रही है जिनकी जिंदगी ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से प्रभावित हुई है। हाथरस जिले के रहने वाले सुनील कुमार का परिवार भी इसमें शामिल है, जिन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से अपनी जान गंवा दी। सुनील ने 4 अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर मनी गेमिंग ऐप में पैसा लगाया था। शुरुआत में सुनील को 13 लाख रुपए जीतने का लालच मिला, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई तो ऐप ने ऐसी शर्तें रख दी जिन्हें पूरा करना नामुमकिन था। निराश और कर्ज से टूटे सुनील ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। मेरे भाई ने भी ऑनलाइन गेम में सट्टा लगाया था, उसमें वो एक्सपायर हो गया और हमारा भी घर बर्बाद हो गया। हमारे जैसे घर बहुत सारे बर्बाद हो चुके हैं और मेरे पापा भी पहले एक्सपायर हो गए। अब कोई नहीं, हम उसी के ऊपर डिपेंड थे, अब वो भी नहीं रहा। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर समाज के अलग अलग वर्गों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बिल को लेकर समाज के सभी वर्गों ने बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हॉस्टलर्स होते हैं और जो कॉलेज टाइम में हैं, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं और जब वो पढ़ते हैं और जब उनके पास से पैसा निकल जाता है, काफ़ी तो कर्जा ले लेके इस काम को करते हैं, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड, और वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जो कदम सरकार ने उठाया है बहुत अच्छा उठाया है और इसमें सुसाइड केस पे मेरे को जहाँ तक लगता है कम हमें देखने मिलेंगे। युवाओं में एक लत सी लगती जा रही थी। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाकर वो गेम खेलते थे, उसमें बहुत सारे पैसे वो हार जाते थे, तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती थी कि वो सुसाइड तक भी कर लेते थे, जिससे समाज में एक तरीके से कुप्रथा सी डेवलप हो रही थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इस बिल को लाकर इस समस्या को रोकने का जो काम किया है, ये बहुत अच्छा काम है और जो कंपनियां इस तरह के गेम स्पॉन्सर कर रही थी, लेके आ रही थी, उन पर रोक लगेगी। इस बिल से जो बच्चे, जो युवा बहुत से रमी के नाम पर, क्रिकेट में सट्टेबाजी के नाम पर
वो जो एक ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों को, समाज को गलत दिशा में ले जाया जा रहा था। छोटे बच्चे जिनको अभी इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, उनको एक बुरी लत लग रही थी, उसको नियमित करने में, नियंत्रित करने में यह बिल बहुत सहायक होगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर विकल्प होंगे इसको सुनियोजित तरीके से नियंत्रित करने में। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।